उदयपुर के अंदर ही गांव का नाम था पोड़ोली। क्या नाम था? तो पहली मीटिंग पोड़ोली के अंदर ही बुलाई गई। लिखो पोड़ोली सम्मेलन। पोड़ोली कॉन्फ्रेंस। पोड़ोली उदयपुर में वही जगह थी भाई, गोकुल जगह गांव हुआ करता था। दिसंबर 1921। पोड़ोली सम्मेलन कब हुआ? अब मीटिंग करनी है, वहां बैठ के क्या करना है क्या नहीं करना है अपने को। तो इस सम्मेलन में क्या डिसीजन लिए किसानों ने? लिखो सम्मेलन का निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन का निर्णय। भाई पहले तो उदयपुर में इकट्ठे हुए, राजा को जाकर हमारी ये बातें, राजा ने बातें मानी नहीं तो किसान का चलो मीटिंग करते हैं, देखते हैं आंदोलन कैसे चलाया जाए। कब हो रही है पोड़ोली वाली मीटिंग? कब हो रही है? 1900 दिसंबर के अंदर हो रही है। उसी टाइम अपने बिजोलिया पीक पर पहुंचा हुआ है। 1920, 21, 22 के अंदर बिजोलिया सबसे चरम पे था। कांग्रेस के अधिवेशनों में बिजोलिया की बात हो रही है। रियासत वालों को दबाव में आगे जांच आयोग बनाने पड़ रहे हैं, अंग्रेज इंटरफेयर कर रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार न्यूज आ रही है। तो बिजोलिया का चरम है 20, 21, 22 के आसपास। तो सबके सामने कोई आदर्श था तो कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। तो इन्होंने कहा हम भी आंदोलन वैसे ही चलाएंगे जैसे कहां चल रहा है। जब बिजोलिया में सफलता मिल सकती तो अपने को भी मिलेगी। लिख लो 1 नंबर लगा के। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। किसकी तरह चलाया जाएगा? बिजोलिया की। तो अब कैसे चलाएंगे, कहां मीटिंग करेंगे? तो कहा अगली जो मीटिंग है वो अपने बुलाते हैं मातृकुंडिया। कहां बुलाते हैं? लिख लो, अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। मातृकुंडिया चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड एट मातृकुंडिया। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। कहां करेंगे? अब सुनो, देखो बात। आज तो क्या है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, संचार और यातायात के साधन बढ़ गए। मान लो अपने को कहीं मीटिंग करनी है तो और अपने मान लो इतने लोग भी बैठ के डिसीजन लेंगे, सर एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, कहां बुलाएं बड़ी मीटिंग? तो आपका दोगे शायर अल्बर्ट हॉल के सामने वाला जो ग्राउंड पड़ा ना, रामनिवास बाग, वहां पर अपने एक मीटिंग बुला लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बुलाएंगे? तो आपको सर अपने व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे सबको, सर अपने फोन कर देंगे सबको, टेलीग्राम पर एक सूचना भेज देते हैं, सर अखबार के अंदर एक बड़ा सा एड दे देते हैं, उससे आ जाएंगे। तरीके अपने पास खूब सारे। लोगों को लाएंगे कैसे? कि बस लगा देंगे सर, गाड़ियां भेज देंगे अपने, वहां से लोगों को लेके आ जाएंगे। आज खूब सारे तरीकों से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, आज के 100 साल पहले जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों को इकट्ठा कैसे करें? कैसे बताएं कि अगली मीटिंग कहां होगी? कैसे बताएं कि लोगों को कैसे आना है? तो इन नेताओं ने बड़ा जोरदार दिमाग लगाया। इन नेताओं ने अक्सर अपनी मीटिंग वहां पर की जहां पर मेले लगते थे। क्या लगते थे? मैंने बताया हरियाली अमावस्या त्योहार है भाई, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग मेले में तो अपने आप इकट्ठे होंगे। सरकार कहती है क्या रामदेव जी के मेले में जाओ? जनता जा रही होती ना। सरकार कहती है कि तेजाजी महाराज के मेले में जाओ, अपने उमड़ते हैं ना सारे के सारे। मेलों के बारे में बताने किसी को आवश्यकता? मेलों में जनता आएगी तो नेता ऐसी जगह देखते हैं कि मेला कब पड़ रहा है कोई आसपास, और जब वो मेला पड़ेगा तब अपने वहां पर जाएंगे और वहां पर जनता इकट्ठी होगी। जनता इकट्ठी होगी, जनता क्या ले लेंगे? मीटिंग। इसलिए देख लो उपलमाल पंच बोर्ड कौन से त्योहार के दिन बना? बेगू किसान आंदोलन वालों की मीटिंग कहां हो रही है? भेरुकुंड। मेनाल अपने आप में तीर्थ स्थान है, उसमें भेरुकुंड मंदिर है, वहां मंदिर पे मेला लगता है, मेले पे लोग आ गए। ये मातृकुंडिया, मातृकुंडिया में वैशाख की पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला लगता है। कब लगता है? और इन्होंने उसी टाइम किया, वैशाख की पूर्णिमा को ये मीटिंग बुलाई कि वैशाख पूर्णिमा को ज्यादा लोग अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो अपने मीटिंग कर लेंगे।
मातृकुंडिया, कुंड बना हुआ है, पानी का कुंड है, वहां आसपास के लोग इस मातृकुंडिया में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। जैसे अपने कोई मर जाता है तो अस्थियों का विसर्जन करके कहां आते हैं? हरिद्वार। हरिद्वार करते हैं। होता क्या भाई, आदमी मर गया, मरने के बाद हम ये मानते हैं कि व्यक्ति के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, और जब हम जला के आते हैं तो नाखून नहीं जलते और दांत नहीं जलते। तो ये नाखून और दांत का क्या किया जाए, तो हम तीसरे दिन वहां से नाखून और दांत उठा के लाते हैं उस राख में से। तो नाखून दांत अलग अलग तो कैसे उठेंगे, तो हम नॉर्मली राख उठा के लाते हैं सिंबॉलिकली वहां पर, और उसको बाद में हरिद्वार के अंदर बहा के आ जाते हैं। अपने गांव में बोलते हैं फूल चुगना। क्या चुग के लाए थे? तो वो फूल का मतलब ये है कि नाखून और दांत उठा के लाए थे। यहाँ चित्तौड़ में आसपास के लोग मातृकुंडिया में बहा देते हैं, इसलिए मातृकुंडिया को बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार। क्या बोलते हैं? अपने आप में बड़ी जगह थी, यही लिख लो, नीचे लिख लो, इसी दूसरे वाली लाइन के और कोष्टक में लिखो, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज नोन एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज नोन एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज नोन एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अगला सम्मेलन लिख लो अपने, मातृकुंडिया सम्मेलन। मातृकुंडिया कौन से जिले में? चित्तौड़। मई 1922। मई में वैसाख चलता रहता है, वैसाख का मेला था ये। किसान वापस इकट्ठे। अब देखो वापस नोटिस करो, बिजोलिया वाला समझौता कब हुआ था? 1922। बेगू वाला समझौता कब हो रहा? 1922। ये मीटिंग भी कब हो रही है? 1900। राजा को पता था कि बिजोलिया वालों ने सामंत पे दबाव देके समझौता कर रहे हैं, बेगू वाले सामंत पे दबाव दे क्या कर रहे हैं? समझौता। अपने पहले ही कर लेते हैं, वरना फालतू में आंदोलन बड़ा होगा। इसलिए इस सम्मेलन में किसान आए और राजा ने किसानों की ज्यादातर मांगे क्या कर ली? स्वीकार। तो आंदोलन अपने आप ही बाद में क्या हो गया? बंद। लिख लो। इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड। किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ फार्मर्स वर एक्सेप्टेड। किसानों की अधिकांश मांगे क्या कर ली गई थी? स्वीकार कर ली गई थी। पर सवाल तो दूसरा है। सवाल यह है कि मांग थी क्या? हमने पढ़ी नहीं अभी तक। हम आंदोलन चला रहे हैं, मांग तो अपने को पता ही नहीं। हुआ यह था कि भारत में अपने दो जगह पे अफीम की खेती बहुत अच्छी होती। किसकी खेती? दो जगह। एक तो बिहार, कहां पर होती? एक मालवा। कहां कहां पे? दो जगह, बिहार और मालवा के टच करते थे हम। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन कौन से? कोटा, झालावाड़। यहां पर भी अपने बहुत अच्छी होती। अपने वाला ये बेल्ट, मालवा ही था एक प्रकार से, मालवा का टच करता हुआ बेल्ट था। ये तो यहां पर अफीम अच्छी होती। एक अफीम अच्छी कहां पर होती? बिहार। बिहार पर आज अंग्रेजों का। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में राज किसका? राजाओं का। अंग्रेज बिहार वाली अफीम को बेचते चाइना। कहां बेचा करते? मतलब अंग्रेजों ने चाइना वालों को जबरदस्ती अफीम खिलाई थी। चाइना वाले करें हम खाएंगे नहीं, अंग्रेज करें खाओ। तो हमारी आंखें छोटी छोटी है, खाओगे तो खुलेगी थोड़ी बहुत कुछ, और ना मिची मिची आंखों से पता ही नहीं चलता सो रहे हो जाग रहे हो। आप आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, जब पढ़ोगे अफीम युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? अंग्रेजों और चाइना के बीच। किसके बीच में हुए? दो अफीम युद्ध है। चाइना वाले करें नहीं खाएंगे, अंग्रेज करें खिलाएंगे। फाइनली चाइना वालों ने अफीम खानी शुरू कर। कहां की अफीम खा रहे हो? बिहार। अपने वाले को पता चला, किसानों को, अपने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ किसानों को पता चला कि आजकल अफीम कौन से लोग खाने लग गए? चाइना। कौन बेच रहे हैं उनके वहां पे? अंग्रेज। तो अपने वालों ने भी बेचने शुरू कर दी।
पर अंग्रेजों के देश में, अंग्रेजों का जहां भी कब्जा होता वहां सिस्टम था कि भाई कोई भी सामान बेचना खरीदना है आपको तो लाइसेंस लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? तो अंग्रेज कहते भाई ये बेच सकता है, ये बेच सकता है, ये बेच सकता है, तो लाइसेंस होते। अब अपने वालों को लाइसेंस मिलेगा नहीं क्योंकि अपने वाले तो अंग्रेजों के राज में थे नहीं, तो अपने वालों ने इलीगल बेचने शुरू कर दी, तस्करी। क्या करने शुरू कर दी? इस मामले में अपने पुराने खिलाड़ी है ना, आज के नहीं, अपने पुराने खिलाड़ी है इस मामले में। अपने वाले अफीम शानदार थी, बिहार वाले अफीम रद्दी थी, अपने वाले अफीम भयंकर वाली जोरदार थी। तो चाइना वालों को मजा आई तो उन्होंने कौन सी खरीदनी शुरू कर दी? अपने वाली। तो अब अंग्रेजों का माल बिकना बंद हो गया। तो अंग्रेजों ने वहां पूछा, अंग्रेजों ने पूछा कि भाई चाइना वालों से आजकल तुम अफीम नहीं खा रहे? उन्होंने कहा खाता कैसे नहीं है, सुबह शाम दोनों टाइम लेता हूं मैं। तो यार तुम माल तो खरीद नहीं रहा कई दिन हो गए हमसे। उसने कहा माल मेरे दूसरी जगह से आ रहा है। कहां से? उसने कहा मालवा से। क्या बात करते हो, वो क्यों खरीद रहे थे? साहब अच्छा है, तुम्हारे बड़ा मैं धोबा भर के खाता हूं तो भी कोई असर नहीं पड़ती। ये देखो ओरिजिनल एकदम दूध पड़ा है भाई साहब, एक तिल्ली लगा लो, हो करंट आता है, करंट भाई साहब। तो अंग्रेजों को पता चला कि आजकल राजस्थान वाले अफीम को क्या बेच रहे हैं? तस्करी कर करके यहां बेच रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों ने अपने राजाओं के साथ समझौते किए। किसे समझौते किए? बाकायदा अफीम कमीशन बनाया था। क्या बनाया गया था? अफीम कमीशन बनाया गया 1893 में। अफीम आयोग कब बनाया गया था? 1893 में अंग्रेजों ने अफीम आयोग बनाया। अफीम की खेती कैसे करनी है, अफीम का व्यापार कैसे करना है। अपने राजाओं के साथ एक समझौता किया और राजाओं को कहा कि तुम अफीम के खेत हमें दे दो, बदले में रुपए ले लो। राजाओं को लगा ठीक है यार, तो राजाओं ने जिस जिस जगह में अफीम होती थी वो खेत सारे किसको दे दिए? अंग्रेजों। और उसके बदले में राजाओं को क्या मिल गए? पैसे। अंग्रेजों को अफीम के खेत मिल गए, इसका मतलब यह हुआ कि अब उन खेतों में अफीम कौन उगाएगा या कौन नहीं उगाएगा ये कौन तय करेंगे? और यदि अंग्रेज तय करेंगे तो अंग्रेज लाइसेंस देंगे, तो क्या लाइसेंस सारे किसानों को मिल जाएंगे? फिर तो 10 किसानों को मिलेंगे, 100 किसानों को नहीं मिलेंगे। तो वो जिनको 100 किसानों को नहीं मिलेंगे उनको फायदा है या नुकसान है? वो आंदोलन कर रहे थे। वो कह रहे थे भाई हमारी अफीम की खेती आपने बंद करवा दी, अफीम की खेती बंद करवा दी, इसलिए हमें अफीम की खेती से नुकसान हुआ है नहीं करने से। जो नुकसान हुआ उसके हमें पैसे दो, मुआवजा। क्या दिया जाए? मुआवजा। समझते हो? हरजाना। हरजाना अपने होते भाई, फसलें खराब हो गई सरकार हमें क्या दे? हरजाना। ओले पड़ गए सरकार हमें क्या दे? हरजाना। बस ये कर रहे थे। अफीम की खेती हमारी बंद हो गई, सरकार ने तो रुपए ले लिए लेकिन हमें रुपए नहीं मिले, उसके बदले में हमें क्या दिया जाए? रुपए। हरजाना दिया जाना चाहिए। राजा ने बात मान ली और अफीम की खेती का किसानों को क्या दे दिया गया था? हरजाना। क्या दे दिया? समझ में आएगी बात? देख लो, किसानों को अफीम की खेती का हरजाना दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर, कंपनसेट किया गया किसानों को। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू फार्मर्स। किसको दे दिया गया? किसकी खेती का? क्या दे दिया गया? और अब किसानों ने कह दिया भाई जिनको हमने लाइसेंस दे रखे हैं वो तो अपने खेती करो, और जिनको लाइसेंस नहीं मिले उनको राजा ने क्या दे दिया? इसलिए आज दिन तक अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ है। और मतलब लाइसेंस भी वैसे मिलते हैं कि तुम कितने पौधे लगाओगे। 100 पौधों का लाइसेंस है तो कितने पौधे उगने चाहिए? आप बिना लाइसेंस के एक पौधा नहीं लगा सकते। आपने घर में भी यदि एक अफीम का पौधा लगा लिया, सरकार को पता चले, सरकार पकड़ के ले जाए। लाइसेंस नहीं है आपके पास। अफीम की खेती का क्या लेना पड़ता है? अफीम की खेती का लाइसेंस होता है, उसको बेचने का लाइसेंस होता है, खाने का लाइसेंस होता है। अरे क्या बात करते हो? आपको एक लिमिट तक ही आप ले सकते हो, घर पे रख सकते हो। उस लिमिट से ज्यादा यदि आप लेते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? अब क्या गांव में कईयों को आदत पड़ जाती है भयंकर, वो सुबह शाम दोनों टाइम खाते हैं और धोबे भर भर के खाते हैं, बंद नहीं बंद जाते हैं एकदम उससे। अब किसी बंदे को ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना तो उसको रखना भी अपने पास ज्यादा पड़ेगा, रखना पड़ेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसलिए सरकार लाइसेंस देती है। तो मान लो कोई ऐसे बंदे को, कई बार कहते हैं ट्रेन में जीआरपी वाले आते हैं, आगे चेक करो चेक करो, और चेक में वो पकड़ लेते हैं, अरे तुम्हारे पास अफीम है, वो कहता है रख दे, लाइसेंस है, खाता हूं भाई साहब, 1 किलो दिन की खा जाता हूं, बेचने के लिए नहीं रख रहा, मैं किसके लिए रख रहा हूं? खाने के लिए।
तो अफीम एक ऐसी चीज है, इसके सब चीजों के बाद में लाइसेंस मिलते हैं। तो ये अफीम की खेती अंग्रेजों ने व्यवस्थित तरीके से शुरू की थी। इसके लिए अफीम आयोग कब बनाया गया था? नीचे अलग से एक लिख लो, एक लाइन लिख लो, अफीम आयोग 1893 बॉक्स में बंद कर दो। ओपीएम कमीशन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, अफीम आयोग कब बनाया गया था? अफीम आयोग बराबर 1893, ओपीएम कमीशन। अफीम आयोग कब बनाया गया था? 1893। कब बनाया गया था? इस साल विवेकानंद जी शिकागो गए थे। विवेकानंद जी कहां गए थे? कब? गांधी जी अफ्रीका गए थे। गांधी जी कहां गए थे? कब? एनी बेसेंट भारत आई थी। कौन भारत आई थी? कब आई थी? अरविंद घोष पढ़ाई पूरी करके भारत आए थे। कौन आए थे? कौन कौन भारत आए? अरविंद घोष और एनी बेसेंट। कौन कौन भारत से गए? गांधी जी और विवेकानंद। कौन सा आयोग बना? ये सब किस साल की बातें हैं? किस साल की बात है? कौन अफ्रीका गए? कौन अमेरिका गए? शिकागो अमेरिका में। शिकागो है ना, वो अमेरिका में है। कहां पे है? गांधी जी कहां आए? अफ्रीका। विवेकानंद कहां गए? शिकागो गए। एनी बेसेंट कहां आई? अरविंद घोष कहां आए? कमीशन कौन सा बना? ये किस साल की बात है? याद रहेगा आप तो कि अफीम कमीशन कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो मेवाड़ में 3 आंदोलन हुए, 2 तो ठिकानों में। बताओ कौन कौन से ठिकानों में? बिजौलिया और बेगू। और एक कहां पर हुआ था? खालसा। बिजौलिया वाले कौन से किसानों ने? काकट। बेगू वाला कौन से किसानों ने? और खालसा वाला कौन से? अगला लिखो, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी आंदोलन या इसका एक नाम हो रहा है बरड़ आंदोलन। बूंदी कमीशन या बरड़ कमीशन। कौन सा आंदोलन है बताओ देखे? बूंदी आंदोलन या बरड़ आंदोलन। ये वाला किया गया था भाई गुर्जर किसानों द्वारा। किसके द्वारा किया गया? देखो, गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। गुर्जर फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। कारण लिखो, आंदोलन के कारण। कॉजेज ऑफ मूवमेंट। बिजौलिया में कितने प्रकार के कर थे? बेगू में कितने प्रकार के कर थे? यहां पर है 25। कितने? लिखो 25 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स। 25 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स। अभी एक बात सुनो, देखो कभी मेंस का आंसर लिखो और उसमें आपको टैक्स की संख्या याद हो कि बिजोलिया में 84 थे, बेगू में 53 थे, बूंदी में 25 थे, एग्जैक्टली याद हो तब तो लिखना है। थोड़ा बहुत भी दिमाग में होगी 84 थे 64 थे तो नहीं लिखना। थोड़ा बहुत भी दिमाग में रह गया 53 है 33 है तो नहीं लिखना। 25 है 35 है तो संख्याएं कभी भी गलत होनी। इसके अपेक्षा आपको लगेगा यार अब याद नहीं आ रहा 84 64 है तो लिखो अधिक से अधिक कर लिए जाते थे। यही तो बताना ज्यादा थे, लिख दिए अधिकाधिक कर लिए जाते थे। अगले को यह लगेगा यार आपको ये तो बताया ज्यादा थे, संख्या नहीं लिखी आपने। पर जब आप ये लिखते हो 64 थे तो उसको ये पता चलता आपको आता ही नहीं। पोल खुलनी कैसे अपनी इज्जत बचाई जा सकती है उसका तरीका ही है। पूरा याद हो अब तो लिख दे, पूरा याद नहीं हो तो कभी संख्या गलत लिखनी, तो उससे अगले पे गलत इंप्रेशन पड़ता है और उसको लगता है कि अरे यार इसको पता ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान जाता है संख्या पे 84 64 है। आप नहीं लिखते तो उसका ये ध्यान नहीं जाता, इसने नहीं लिखा। आप लिखा यहां पर अधिक से अधिक कर लिए जाते थे, किसान लाटा कुंता व्यवस्था से परेशान थे, किसानों से बेगार ली जाती थी। पर एक कॉपी में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, चेक करने में टाइम लेते 3 मिनट।
ओ 3 मिनट में तो बाहर आती है कॉपी चेक होके एकदम। अब जो 3-4 मिनट में कॉपी चेक हो जाती है पूरी, तो उसमें वो ध्यान नहीं दे पाता कि इसने लिखा था कि नहीं लिखा था, पर लिखा हुआ गलत होता है ना तो ध्यान जाता है यार 84, और संख्या दिखती है, संख्या पर सीधा ध्यान जाता है। भाई हम सारे लिख रहे थे शब्द, बीच में एक लिखा हुआ अंक, तो अंक दिख जाता है ना अलग से, तो अंक कभी भी गलत होने नहीं चाहिए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं लिखना आपने तो 84 नहीं याद थे, 35 नहीं याद थे, 25 नहीं याद, 53 जितने भी नहीं याद थे आपने लिख दो, अधिक से अधिक कर लिए जाते। सिंपल सी बात है, ज्यादा कर होंगे तभी किसान क्या करेंगे, आंदोलन। अगला लिखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अगला लिखो, लाटाकुंटा व्यवस्था, लाटाकुंटा सिस्टम, लाटाकुंटा व्यवस्था। अगला लिखो, बेगार, कोई घिसी पिटी बातें हैं जी सब में। फिर 2-3 एक्स्ट्रा बात लिखते हैं। बूंदी के अंदर किसान एक चीज से और परेशान थे, ये जो भी सरकारी कर्मचारी थे, कौन थे, वो रिश्वत मांगते। क्या मांगते थे, आप पुलिस के पास गए तो रिश्वत देनी पड़ी, कोर्ट में गए तो भी क्या देनी पड़ी, रिश्वत। लिखो, भ्रष्टाचार, करप्शन। किसान किससे परेशान थे, भ्रष्टाचार। तो इस मामले में भी अपने पुराने खिलाड़ी है ना, आज का नहीं है भाई साहब। और क्या हुआ, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918। कब हुआ था, 1918। अच्छा, युद्ध के टाइम में अधिक धन की आवश्यकता है, कम धन की, अधिक। तो राजा ने जनता पे क्या लगा दिया, टैक्स। युद्ध के नाम पे टैक्स लगा, इसलिए नाम ही था युद्ध कर। क्या नाम था, लिख लो, वॉर टैक्स, युद्ध कर, युद्ध कर, वॉर टैक्स। राजा को लगा और कैसे पैसे लिए जा सकते हैं, तो कहा पशुओं के चरने पे टैक्स लगा दो। तो एक लगा दिया चराई कर, कौन सा लगा दिया, लिख लो, चराई टैक्स। कौन सा लगा दिया, तो क्या क्या कारण है, कितने प्रकार के कर है, 25 प्रकार। भू राजस्व है, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, सरकारी कर्मचारियों का, युद्ध के समय, और पशुओं के चरने पर। किसान सब परेशान चल ही रहे थे। इन्हीं दिनों की बात है, 1920 में बूंदी के अंदर एक नेता पहुंचते हैं, साधु सीताराम दास। कौन पहुंचते हैं, और किसानों ने साधु सीताराम दास कहा, सीताराम दास जी, बिजोलिया में तो आंदोलन करो, बिजोलिया में तो जांच आयोग बनवाओ, बिजोलिया की बातें तो अमृतसर और नागपुर में उठाओ, हमारे भी देख लो यार थोड़ा बहुत। अब की बार साधु सीताराम दास इंटेलिजेंट हो गए। पिछली बार साधु सीताराम दास ने जब बिजोलिया शुरू किया था तो नानजी ठाकरे को भेज दिया था सीधे बात करने, लेकिन बाद में उनके समझ में आया कि आंदोलन बिना संगठन के चलते, इसलिए विजय सिंह जी ने आते कौन सा संगठन बनाया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या बनाया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड। नाम क्यों उसका, क्योंकि 5 लोगों की टीम है। कितने लोगों की टीम है, इन्होंने कहा भाई तुम्हारे भी 5 लोगों की टीम बनाते हैं, बताओ तुम्हारे गांव का नाम क्या है। किसानों का, साहब गांव का नाम है हमारे डाबी। क्या नाम है, इसलिए बनाएगी डाबी किसान पंचायत। क्या बनाएगी, किसके द्वारा, साधु सीताराम। 1920 में। कब बनाएगी, लिखो 1920 ईस्वी में। इन 1920 एडी, 1920 ईस्वी में, इन 1920 एडी साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। साधु सीताराम दास फाउंडेड डाबी किसान पंचायत। अब किसानों ने व्यवस्थित रूप से आंदोलन शुरू किया। व्यवस्थित आंदोलन शुरू होता है इनका 1922। कब शुरू होता है, देखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, 1922 एडी आंदोलन प्रारंभ होता है। मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, आंदोलन प्रारंभ होता है, मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। डाबी किसान पंचायत कब बनी थी, एक और लिखना भाई, डाबी किसान पंचायत के जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था हरला बड़क। इसी कोष्टक में लिख लेना, पहले जो 1920 वाला लाइन लिखी है ना, उसमें लिख लेना अध्यक्ष। क्या नाम है,
हरला भड़क, बात बात में भड़क जाते थे, फिर इनको अध्यक्ष बना दिया कि नहीं बनाएंगे तो ये भी क्या होंगे, प्रेसिडेंट। डाबी किसान पंचायत, ऊपर जो लिखा है डाबी किसान पंचायत, उसमें लिखना प्रेसिडेंट, हरला भड़क। तो 1920 में कौन सी पंचायत बनाई गई थी? डाबी किसान पंचायत। किसके द्वारा बनाई गई थी? साधु सीताराम दास। किसको अध्यक्ष बनाया गया? आंदोलन कब शुरू होता है? 1922। अब आंदोलन शुरू हुआ तो डाबी में किसान पंचायत बनी थी, अब बाकी जगह पर भी क्या बनाएगी? किसान पंचायत। लिख लो, किसान पंचायतों का गठन किया गया, किसान पंचायत वर फाउंडेड, किसान पंचायतों का गठन किया गया, किसान पंचायत वर फाउंडेड। जैसे कहां काम पर किया गया? देखो मैंने बूंदी वाले आंदोलन का एक नाम और बताया, बरड़, है ना? तो बरड़ ये गांव था। एक गांव का नाम हम पढ़ चुके हैं, गदरडा, पढ़ा था हमने? शैल चित्रों में पढ़ा था ना? एक बरुणधन। लिख लो, जैसे कौन कौन सी पंचायतें और बनी थी? बरड़, गदरडा और बरुणधन। डाबी में पहले बनी थी, बाद में और बनी। भाई कहां कहां पे बनी है बताओ? देखिए, बरड़, गदरडा और बरुणधन। तो बूंदी वाले का नाम इसीलिए एक और नाम क्या पड़ गया था उसका? बरड़। यहां पर असर ज्यादा रहा होगा थोड़ा। कहां कहां पे बनी, नाम बताओ? क्या करेंगे भाई किसान? तो एक तो किसानों ने कहा कि अपनी पंचायत बना ली, अब आज के बाद अपने को सरकार के कर्मचारियों के पास जाने की कोई आवश्यकता। भाई सरकार में कोई मामला होता है, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो अपने से क्या लिया जाता है? रिश्वत ली जाती है। आज के बाद में सरकार की जितने भी कोर्ट है उनका क्या किया जाता है? बहिष्कार। लिख लो, किसानों ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट कोर्ट्स। किसानों ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट कोर्ट्स। सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट कोर्ट्स। सरकारी अदालतों का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। अच्छा, चराई कर लगा दिया किसान को। यह तरीका तो गलत है। गायों के चरने पे कौन कर लेता है? और ये टैक्स लगा दिया। तो हम जितनी भी चरने वाली जमीन है, चारागाह, जहां पर पशु चरते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड। जो भी ग्रासलैंड है उस पर हम कब्जा करते हैं। तो सरकार के जितने चारागाह थे उस पर किसानों ने क्या कर लिए? कब्जे। हमारी है, लग लेके देखो, देखे टैक्स। जब राजा की है ही नहीं जमीन हमारी, तो हम राजा कोई भी टैक्स। लिख लो, किसानों ने राजकीय चारागाहों पर अधिकार कर लिए। फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। किसानों ने सरकारी या राजकीय चारागाहों पर अधिकार कर लिए। फार्मर्स कैप्चर्ड गवर्नमेंट ग्रासलैंड्स। सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिए। तो सरकार को लगा रहा मामला अनकंट्रोल होता जा रहा है अपने। तो किसान मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, तो सरकार को एक दिन पता चला कि किसान अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं डाबी में। कहां पर कर रहे हैं? और डाबी में भाई सरकार फायरिंग कर देती है। लिखो, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड। कब हुआ डाबी हत्याकांड बताओ? देखिए, 2 अप्रैल 1923। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923। गोविंदपुर हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923। कब हुआ था? और वहां पर फायरिंग करने वाला था ट्रेंच। यहां पर एक अधिकारी था, उसका नाम था इकराम हुसैन। क्या नाम था? इसने यहां पर फायरिंग करवा दी थी। लिखो, इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। इकराम हुसैन ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। इकराम हुसैन ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट। इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। इकराम हुसैन ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए एंड 2 फार्मर्स वर मार्टियर्ड इन इट।
नाम लिख लो अपने, कौन कौन शहीद हुए। नानक जी भील, और देवीलाल गुर्जर। कौन कौन हुए बताओ देखे। नानक जी भील और देवीलाल। जब फायरिंग हुई थी तब नानक जी भील खड़े खड़े गीत गा रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, लिख लो। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग बीच में रह गया। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील वो सिंगिंग फ्लैग सॉन्ग। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। कौन गा रहे थे झंडा गीत। फिर नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा था अर्जी। कौन सा गीत लिखा, लोगों का शुक्र है पंछेड़े से तो पिता छूटा। लिखो, नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील। नानक जी भील की याद में, इन मेमोरी ऑफ नानक जी भील, माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा रोट ए सॉन्ग नेम्ड अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था, अर्जी नाम का गीत लिखा था। लिखो, नेता, आंदोलन के नेता, लीडर्स ऑफ मूवमेंट। क्या क्या नाम बताओ देखे। नैनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार। क्या क्या नाम दोबारा बताओ। नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह। उन दिनों राजस्थान में अपने एक संगठन हुआ करता था, वही सारे आंदोलन चलाता था। राजस्थान सेवा